हर चीज़ के पीछे कोई कारण होता है। तो उनके विचार अपन जब सुनते आ रहे हैं, सादगी और आनंद के दर्शन को समर्पित है, और कई जीवन को इन्होंने सकारात्मकता और आंतरिक शांति की नई दिशा दी है। तो जो हम लोग सब डेली देख ही रहे हैं, सर की चेतना पे क्लासेस चलती हैं और कितने ही लोग जाते हैं और हम लोग सभी बेनिफिशियल हैं। ये न किसी तरह का सम्मान किसी से मांगते हैं, न किसी की इच्छा रखते हैं, फिर भी हम सब लोग दिल से सर का धन्यवाद देते हैं कि सर हमें बिल्कुल दिल के करीब रखते हैं। बिल्कुल सर कहते हैं, सर का ऐसा मानना है कि अगर सम्मान किसी का होना चाहिए तो इस धरती के क्रिएटर का होना चाहिए और उसके क्रिएशन का होना चाहिए। तो देखिए कितने अच्छे विचार हैं सर के। इनका व्यक्तित्व हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हम स्वामी नहीं है बल्कि केवल किराएदार हैं। तो वी आर ऑल ट्रेवलर्स हियर्स। तो जैसे ही बोलते हैं कि अपना बैगेज कम रखिए, हम कई बार पढ़ते भी आते हैं, तो यही चीज़ हमारे शरीर के ऊपर भी लागू होती है कि हमारा वजन भी कम रखिए। हम जितना बैगेज कम रहेगा हमारी लाइफ उतनी आसान रहेगी। आज के इस विशेष सत्र में चायनामा में डॉक्टर नारंग हमें चायवाद के माध्यम से अपूर्णता में सुंदरता खोजने और वर्तमान क्षण में पूरी तरह जीने का मार्ग दिखाएंगे। उनकी बातें शब्दों से परे हृदय के उन कोनों को छूती है जहाँ शांति और संतोष का वास है। आइए इस अद्वितीय मुलाकात इचिगो इची में डॉक्टर नारंग के साथ मिलकर चाय की प्याली में छिपे जीवन के गहरे रहस्यों को अपन महसूस करें। सर आज चाय पे चर्चा सुन के बिल्कुल दिल टॉपिक सुन के ऐसा अच्छा लग रहा है, तो सुन के तो और ही आनंद आएगा। धन्यवाद। उस चाय के सफर में आप हमें लेके चलिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब इतवार की सुबह यहाँ आए। डॉक्टर साहब ने आपको हंसा भी दिए। आज वर्ल्ड लॉफ्टर डे भी है। तो डॉक्टर पन्नू साहब ने, जिन्होंने ओकापुरा की पुस्तक का गुरुमुखी पंजाबी में अनुवाद किया, बहुत कठिन यात्रा थी, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में। तो एक जगह उन्होंने चाय पर जोक भी लिख दिया। तो ये जो लाफ्टर डे का जो यज्ञ है, उसमें मैं भी थोड़ी सी उसको सुना के, पत्नी अपने पति को चाय का कप देते हुए कहती है कि आज मैंने इसमें अपना ढेर सारा प्यार डाला है। क्या कहती है? आज मैंने इसमें अपना ढेर सारा प्यार डाला है, पियो मजे से। पति एक घुट पीता है और चेहरे का रंग उड़ जाता है, बिगड़ जाता है। वो कहता है इसमें मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पन्नू साहब पत्नी की तरफ से जवाब दे रहे हैं, वही तो, प्यार अंधा होता है, मीठा नहीं। आप में से एक प्रश्न का जवाब तो दे दिया कि कितने लोग चाय पसंद करते हैं, है ना? चाय से प्रेम कितने लोग करते हैं? जो नहीं पीता हो ना, वो भी आज का दिन, अभी ये 1 घंटे के लिए हाथ खड़ा कर देना। चाय का अपमान कभी नहीं होना। देखो ओकापुरा ने बड़ी बातें की हैं। मैं इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रखना चाहूँगा। तो अगर चाय पर आपको कुछ कहना है, आप में से कुछ लोगों को, तो मैं निमंत्रित करता हूँ शुरू में 1-1 मिनट में अपनी बात रखें। क्योंकि बीच में मैं आज क्षमा चाहता हूँ कि हम इसका आनंद लें कि गोपूजा ओकू केरा डॉक्टर पन्नू के माध्यम से क्या कह रहे हैं। somebody if anyone wants to say चाय के बारे में। जी सर। मालवा में जो मालवा के नहीं है उनके लिए बोल रहा हूँ, खड़े चम्मच वाली चाय हमेशा जिक्र होता है। किसको नहीं मालूम है खड़े चम्मच की चाय क्या है? मैं मोहन भैया के बगल में बैठा हूँ, इसलिए ऐसा मीठी मीठी बातें करूँगा। इधर भी गुरुजी खड़े चम्मच की चाय हुआ, इतनी शक्कर हो उसमें कि चम्मच गिरे नहीं। तो पहले फाउंडेशन बनाई जाती है शक्कर की, फिर उसमें चम्मच डालते हैं, फिर चाय डाली जाती है। वो है सिर्फ। जी जी जी। और कोई
चलिए हम फिर शुरू मैं करें। बोलती हूँ सर। हाँ जी। अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, चाय चाय की बातें चल रही थी, तो उसमें ये मुझे अच्छा लगा कि जो एक कप सुकून से चाय पी सकता है वह अपनी मृत्यु का साक्षात्कार भी आराम से कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। जय सर। मैं कहीं भी किसी के घर जाता हूँ तो मैं जाते से ही बोल देता हूँ मैं तो सिर्फ आधा कप चाय पीऊँगा बस ताकि सामने वाले को टेंशन नहीं हो जाए कि चाय पीना इनको बस। चाय तो ठीक है, आप मांग लेते हो, जाते हो आजकल, आज के ये बड़ी समय बात में बड़ी बात है। फिर आप बिस्किट का नहीं बोलते, सिर्फ चाय का ही बोलते। आधा बोलोगे चलिए, आज हम जिस तरह या जिस बातचीत के लिए और जिस ऊर्जा के साथ यहाँ पर मिले हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में ये समझ लेना दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि चाय पे ऐसी बात जिसको चाय नामा कहा गया है, कम से कम मेरे को नहीं लगता कि अपने शहर में होगी। जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा था तो कई सालों से मैं सोचता था कि हम क्यों ना तवलीन फाउंडेशन में इंदौर में एक इंदौर चाय फेस्टिवल करें। तो अब मैंने धीरे धीरे उसको मूर्त रूप दिया और इस साल हम उसको आयोजन को करेंगे। ये जो चाय का कप है, इसको ओकाकुरा कौन थे? कोकुजा ओकाकुरा, ये जापान के रहने वाले, योकोहामा में इनका जन्म हुआ था और चाय से अत्यंत प्रेम करते थे। 1906 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी जिसका नाम था, यहाँ लिखा हुआ होगा, चाओ नो होन, मतलब चाय नामा, जापानीज में। इनके बारे में मैंने 1989 में पढ़ा, 1988 में, when I was doing my M.Tech thesis on Japanese management। तो तब से जापानियों के साथ मेरा ना एक विशेष नाता, जो मोदी जी बताते हैं ना, वैसा हो गया। उस वक्त एक व्यक्ति थे जिन्होंने वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग में एक क्रांति लाए थे। उनका नाम शिजियो शिंगो था। उनके 2 पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं, जापान से उन्होंने लिखे थे, पहले मैंने लिखा। देखिए, उस टाइम ईमेल थी नहीं, दुनिया में होगी भी तो हमारे पास तो नहीं थी, और हम लिखते भी थे ना, तो बचपन में टाइप राइटिंग सीखी थी मंदसौर में, दुकान पे भेज देते थे, जाओ टाइप राइटिंग सीखी। उससे टाइप करके चिट्ठी लिखी, क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा था M.Tech की, और जो मेरी रिसर्च का सब्जेक्ट था वो था जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जापान ने दुनिया को लीन मैन्युफैक्चरिंग दी, नो इन्वेंट्री, 0 इन्वेंट्री से फैक्ट्रियां कैसे चलती, उसका वर्ल्ड को नॉलेज दिया और करके भी बताया। पर बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं, अमेरिकन्स ने बहुत फ़ायदा उठाया, आज भी उठा रहे महाराज। तो फोर्ड मोटर्स ने उसको अमेरिका में अप्लाई किया। खैर, शिंगो साहब से जब मैंने पहला पत्र प्राप्त किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा, क्या बंदा है, इतना बड़ा व्यक्ति होकर जवाब दे दिया। उन्होंने अपनी उस चिट्ठी में इस पुस्तक का जिक्र किया था, पर मैंने, क्योंकि मेरी धुन कायम में सवार थी उस 0 इन्वेंट्री मैन्युफैक्चरिंग, तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से निकाल लिया कि हाँ, चाय पे क्या किताब पढ़ी। फिर मैं कभी पंजाब गया, उसके बाद तो मैं
गुरुमुखी में लिखी किताबें पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ। माँ का दिया हुआ ये एक विरासत में गुण है, तो मैंने ये किताब वहाँ खरीदी, चाय नामा। और जब पढ़ा कि लेखक काकुजो उको पूरा है, तो मैंने कहा ये शिंगो साहब ने भी इसका जिक्र किया था। तो चूँकि उन्होंने जो लिखा था कि जापानीज़ में है, तो आई कैन नॉट रीड जापानीज़। और डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू ने इसका अनुवाद किया, 4 साल लगे उनको। मैंने खरीद ली, पर फिर भी बहुत साल ऐसे ये ताला लगी अलमारियों में कि मेरी किताबें कोई उठा न ले जाए, पड़ी रही। इसी साल जनवरी में मैंने इसको देखा, मैंने कहा यार इसको पढ़ते ही है क्या। तो आई प्लान आई विल टेक 1 सेशन एनी डे, आइदर इन सोल स्पेस और एट चित्त। ये किताब जब पढ़ी ना, मैंने मेरी किताबों की अलमारियों पर और ऑफिस का स्टडी रूम के दरवाजे पर ताला लगाना बंद कर दिया। क्योंकि डॉक्टर पन्नू ने एक जगह लिखा है कि बताओ, रब ने सब कुछ दिया है तुमको, उसने कहीं ताला लगाया है? धरती पे कहीं ताला ठोका? स्पेस में जा रहे हो, कहीं ताला लगा रखा है कि नहीं आना? समुंदर में गोते लगा रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, पक्षियों ने लगाए ताले कहीं? नहीं लगाए। किसने लगाया फिर? हम सब। चाय दूसरे नंबर पर आती है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाती है। पहले नंबर पर क्या है? पानी, द एलिक्सर ऑफ लाइफ, है ना। शुरू में चाय एक औषधि के रूप में पी जाती थी, दवा के रूप में देते थे, और इसका व्यावसायीकरण नहीं हुआ था। चीन के एक दार्शनिक थे और सम्राट भी थे, शेन नुंग। 2737 ईसा पूर्व में उन्होंने चाय की खोज की। वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, गर्म पानी पी रहे थे। हवा खूब तेज चली और कुछ पत्ते आके उसमें गिरे, उनने रंग छोड़ना चालू किया। उन्होंने उसको चखा तो उनको बड़ा आनंद आया। यहाँ से संसार में चाय पीने की यात्रा शुरू हो गई। आज चीन सबसे ज़्यादा बड़ा उत्पादक है। दूसरे नंबर पर हमारा देश है भारत। टी कैपिटल ऑफ इंडिया कौन सी है? आसाम को टी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। हम स्टेट कहते हैं उसको, बट इट इज नोन एज। अंग्रेजों ने, क्योंकि चीन की बड़ी दादागिरी थी इसके सप्लाई में, अंग्रेजों ने भारत में इसको उगाना शुरू किया और इंडिया बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और आज भी है। तुर्की में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है। और हमारे देश के जो सेठ लोग हैं उनमें से एक नाम आता है नीता अंबानी का, जो जापान से मंगाए गए विशेष सोने वैनेडियम से बने कप, जिसकी कीमत 3 लाख के ऊपर है, उसमें रोज़ चाय पीते हैं। इंटरनेट पर फोटो है उस कप का, देख लीजिएगा, क्योंकि भाई मैं तो मिट्टी के कप लाया। और भारत का सबसे अमीर चाय वाला कौन है? जिसके यहाँ बिल गेट्स भी चाय पीने गए, जिसकी टपरी पे उसने पहली चाय का जो डाला था, स्टॉल कह लो या ठेला या जो भी, उसका नाम था चाय टपरी। उसका नाम है व्यक्ति का डॉली चाय वाला, है ना। नेट पे पढ़िएगा उसकी कहानी। और हमारे पीएमसी साहब का तो जिक्र भाई साहब ने कर ही दिया।
मैंने खूब ढूंढा कि उनने पहली बार चाय कहाँ बनाई होगी, पर मिला नहीं। चाय पे चर्चा करते रहते हैं। हाँ, कोकुजा ओकोकुरा की जो पुस्तक है द बुक ऑफ ए, लिखने के बाद इनको तेंशिन का टाइटल दिया गया। तेंशिन मीन्स एक नोबल एंड प्योर हार्ट का व्यक्ति, डिसर्निंग हार्ट को कैरी करने वाला पर्सन। और उन्हें चायवाद का, टीइज्म का प्रणेता भी कहा जाता है। वो जापान में चाय समारोह बहुत किया करते थे। वो कहते थे इट्स जस्ट नॉट ए ड्रिंक। अपनी किताब में लिखते हैं कि इट्स टी इज नॉट जस्ट ए ड्रिंक, इट्स वर्शिप ऑफ द इम्परफेक्ट एंड इट इज द आर्ट ऑफ लाइफ, लिविंग लाइफ। अब वो हम देखेंगे कैसे वो आगे बताते हैं। जापानी भाषा में ये ओरिजिनल किताब लिखी गई है। अब डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू जो गुरुमुखी में लिखने वाले वर्ल्ड फेमस व्यक्ति हैं, इन्होंने सैकड़ों किताबें लिखी। वो कहते हैं कि ओकोकुरा ने चाय को दुनिया में शांति का प्रतीक स्थापित किया। अपन भी आम भाषा में कहते हैं ना, आइएगा सब, चाय पे बैठेंगे, थोड़ी चाय लेंगे। हालांकि थोड़ा उसका आजकल लोगों को, जिनको शर्म आती है, लोगों को तो नहीं, चाय बोलो काफ़ी पे आओ ना। एक बात मैं शुरू में कह दूँ कि इसमें कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे चाय को कैसे पीना है, या चाय को बनाना कैसे है, सर्व कैसे करना है, इसके तरीके ओकोकुरा साहब ने बड़े सुंदर किताब में बताए। तो आप में से अगर कोई चाय नहीं पीता ना, मान लो छाछ पीता है, तो छाछ को उस तरह से बनाए, उस तरह से सर्व करे, उस तरह से पी लो। पानी को पीना है, उसको वैसे पी लो। माइंडफुलनेस की बातें हैं बीच बीच में। तो चाय कैसे शांति का सूचक बनी, इसके 2-3 एग्जाम्पल हम देखें। चीन का एक राष्ट्रपति था, हेड ऑफ द नेशन, माओ त्सुंग, नाम सुना है? बड़ा ही डाड्डा था। डाड्डा मीन्स, अब चूंकि किताब मैंने पढ़ी है गुरुमुखी में, तो डाड्डा मतलब बदमाश, दादागिरी है ना। निक्सन उससे कम नहीं था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, और दोनों खूब लड़ते थे, आज भी लड़ ही रहे। कोल्ड वार तो हमेशा चलता है। तो इनको चाय बैठक में बुलाया निक्सन को चीनियों ने कि तुम आओ, हम चाय पे बैठेंगे और बात करेंगे। बात हुई, चाय पी, शांति स्थापित हो गई। निक्सन कहता है ये क्या था, मुझे पीते वक्त बड़ा मज़ा आया। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो कहते हैं इस चाइनीज़ टी, तब तक अमेरिकन्स वर नॉट इंट्रोड्यूस्ड विथ दिस टाइप ऑफ ड्रिंक। अब जैसे हमारे यहाँ भी कोई इस सेशन को लेता है, तो हम जाते वक्त आभार व्यक्त करते, उसको कोई पुस्तक दे देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरे को कुछ देना आज, एक एग्जाम्पल। तो निक्सन को भी उन्होंने कुछ गिफ्ट में देना था, तो उन्होंने 400 ग्राम का एक पैकेट उपहार स्वरूप दा होंग पाऊ, ये सबसे महंगी चीनी चाय गिफ्ट की। तो निक्सन हंस दिया, बोले थोड़ा सा पैकेट दे दिया इनने। तो वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो आभार व्यक्त वक्त कहता है, निक्सन हमारे यहाँ इतने बड़े देश में एक साल में 800-850 ग्राम ही इस चाय का उत्पादन होता है, तो तुम ये समझ लो कि हमारे राष्ट्रपति ने तुम्हें आधा राष्ट्र दे दिया है। तो चीनी
चीनियों ने कहा कि हमने अपना आधा साम्राज्य दे दिया है, ये इतनी कॉस्टली और इतनी मुश्किल से ये चाय उगती है। कूटनीतिक महत्व है, डिप्लोमेसी है ना। जापानी टी मास्टर हुए हैं एक सैन नो रिक्यू, जिन्होंने सद्भाव और सम्मान का एक मूवमेंट चलाया था चाय के जरिए जापान में, उनका जिक्र इस किताब में आता है। एक बड़ा और सुंदर शांति वार्ता की पहल नेल्सन मंडेला ने की थी, जब वहाँ के जो पूर्व सेना अध्यक्ष थे जनरल विल्जोएन, जो रंगभेद शासन के प्रमुख थे और एक दक्षिणपंथी अफ्रीकन गुट का नेतृत्व कर रहे थे, और वो चाहते थे कि मेरे देश का मैं विभाजन करके एक जो ब्लैक रिजीम बनाऊं, जितने अश्वेत लोग हैं। तो नेल्सन मंडेला ने उनको कहा कि एक बार मेरे साथ मीटिंग करो आप। ये 1994 की बात है। वो आए, मान गए, नेल्सन मंडेला के घर आए, नेल्सन मंडेला ने उनका स्वागत किया और कहते हैं आप बैठो। किचन में गए, स्वयं उन्होंने उनके लिए चाय तैयार की। चाय तैयार करने के बाद बड़े प्रेम से उनको सर्व की। वो जो इतना एग्रेसिव जनरल था, वो चाय पीने के बाद मान गया कि ठीक है, मैं इस देश के दो टुकड़े नहीं करूँगा, हम इलेक्शन में जाएंगे। और उसके बाद नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने। तो मैंने इसको जब पढ़ा तो मैंने कहा यार एक काम करो गुरमीत सिंह जी, आप, मैं अपने आप को गुरमीत सिंह जी कहता हूँ, अपन ट्विटर पर बैठे हैं, चलो वो जो है अपना ट्रंप साहब और डॉक्टर मसूद को अपन इनविटेशन भेजते। मैंने लिखा उस ट्वीट में कि डियर ट्रंप एंड डॉक्टर मसूद, आई Joyman of India invites you for a tea session on peace in Indore to be organized at Chetna. I guarantee you that this tea will maintain peace between Iran and America, not for today, forever. पर वो तो क्या है, नेता लोग हैं, कई उस पर लाइक्स किए लोगों ने। तो नेता जो है वो शांति कतई नहीं चाहते। दादागिरी, पैसा, किलिंग्स, इन पर राज करते हैं। दादागिरी का मतलब समझ गए, नेता कैसे करते हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन। वो चाहते हैं ऐसे नेता कि हमारे पूरे वर्ल्ड पे। परोको कुरा साहब लिखते हैं कि दुनिया में जिस दिन एक चाय पीने वाला राज करेगा तो ये धरती पहले जैसी सुंदर हो जाएगी। मैंने सोचा यार हमारे यहाँ भी तो चाय वाले ही बैठे हैं, पर यहाँ तो रोज ही नए नए झगड़े, जो चैनल लगाओ टीवी का वहाँ झगड़ रहे लोग। वाई वी आर नॉट सीकिंग दैट पीस विद इन आवर कंट्री, द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी। क्यों? क्योंकि हमने ना कभी उस व्यू के साथ, उस नज़रिए के साथ हमने किसी भी चीज़ को नहीं देखा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आज बताओ कि अगर पानी इंदौर में न सप्लाई हो नर्मदा जी से, तो इस शहर का क्या होगा? जो लोग ये समझ लेते हैं, दे स्टार्ट वैल्यूइंग दैट थिंग, कि नहीं होता ऐसा। तो मुझे पानी न वेस्ट करना है, न इसका दुरुपयोग करना।
कितनी दूर से पाइपलाइंस के थ्रू आ रही है। हमारे इंदौर में तो नदी है नहीं, हमने तो नाले बना दिए बहुत साल पहले। अगर चाय को जैसे ओकुकुरा और सैन रिक्यू शांति के साथ जोड़ चुके थे, उनका उसका ही रिजल्ट था कि जापान में परमाणु बम गिरने के बाद, ऐसा डॉक्टर पन्नू लिखते हैं, वहाँ पर तबाही होने के बाद भी वो शांतिपूर्वक वापस तरक्की को प्राप्त हो गए। अब हम कुछ जापानीज जो ये भाषा को गुरुमुखी में उन्होंने एक तरीके से पेश किया है, ओकुकुरा किस तरह से अपने घर में रहते थे, चाय का कैसे प्रयोग करते थे। एक शायद फोटो आप पीछे देख रहे हैं, ये मैंने मेरी लगा दी है, माफ़ करना, बहुत अच्छी बात। क्योंकि मैं अपने फ़ोटो में बड़ा शौकीन हूँ, बनाता रहता हूँ फिर। तो इसको कहानी को ना मैंने थोड़ा सा एक समझाने के लिए एक खूबसूरत मोड़ दिया है। पहले मैं वो पंक्तियाँ सुना देता हूँ जो डॉक्टर पन्नू ने गुरुमुखी में कन्वर्ट की हैं। वो कहते हैं, सदियाँ पुरानी बुड्ढी धरती ऊपर, सदियाँ पुरानी बुड्ढी धरती ऊपर, हर साल वांग में एक नवी चौपड़ी बनाई। ये कौन कह रहा है? ओकुकुरा, थ्रू डॉक्टर पन्नू। चिड़ियां दा जोड़ा आके कहन लगा, असी किराए ते रहना है, आज्ञा मिलेगी। मैं पूछया, किराए वज्जो की दोगे? तो यहाँ आके मुझे गुरु नानक की पंक्तियाँ याद आ गई जो कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब में कि परंदे न गिराह जर, दरखत आब आसकर, दियंद सूही एक तू ही एक तू। उन्होंने कहा कि तुम मुझे किराए में क्या दोगे, चिड़ियाओं को कहा। और इस पिक्चर में मैं कह रहा हूँ, मैं चाय का कप लेकर के खड़ा हूँ खिड़की पर, और बाहर दो चिड़ियाँ आई हैं। वो कह रही हैं मुझसे कि इतना सुंदर घर बनाया है नया, एक कमरा हमें किराए पर दोगे? तो मैंने चाय की चुस्की लेते हुए उनसे पूछा, महाराज किराया क्या दोगे? ये कविता का भाव वही। तो जवाब क्या देती हैं चिड़ियाँ, अब सुनिए। चिड़िया बोली, चार मिठे गीत सवेरे ते शाम। मैंने कहा गुरु नानक कह रहे हैं यही बात कि चिड़ियों के पॉकेट्स नहीं होते, परंदे न गिराज, न पैसा है उनके पास, और वो तो पेड़ों पर लगे फूल फल, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और पानी के आसरे जीवन जीती हैं। तो मैंने चिड़ियाओं से किराया क्यों मांग लिया? तो चिड़िया जवाब देती है, तू हमेशा इंसान है ना, तू हमेशा जेब देखता है, नोट देखता है, तेरे को हमेशा चाहिए वो ही। तो कहती हम तो मीठे गीत सुना सकते हैं सुबह शाम तक, द सॉन्ग्स ऑफ जॉय। बोलो ठहराना है। तो आगे वो लिख रहे हैं, मैं सोचिया ये जय किराएदार रख लेने चाहिए। मैंने अपना कमरा उन दो चिड़ियाओं को दे दिया कि चलो सुबह शाम जब मैं चाय पे बैठता हूँ तुम मुझे प्यारे सुंदर गीत सुनाना। चेतना पे मैं जब जाता हूँ मैं उनके गीत सुनता हूँ। कभी कभी जब वो सुबह जल्दी ईश्वर को याद करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो अपने प्रीतम को आवाज़ दे रहे हैं, पक्षी। और हमारी जब आंखें खुलती हैं इंसानों की तो हम क्या सोचते हैं, यार आज उसका पेमेंट करवाना है, आज
कल भी उसका पेमेंट नहीं आया, आज वहाँ जाना है, आज खाने में ये बनवाना है। तो गुरु नानक रात को 2:30 बजे उठ करके पीयू पीयू की आवाज़ जब पपिए की सुनते थे, माँ कहती थी आधी रात है, सो जा भाई, क्या कर रहा है। तो कहते थे तुम भी उठो, देखो वो पपीहा पीयू पीयू किसको कर रहा है, ईश्वर को आवाज़ लगा रहा है, और हम सोए पड़े। ओकापुरा की चाय की प्याली हमें डूइंग से खींचकर बीइंग की ओर लेकर आके आती है, अपने आप से मिलवाती है। कैसे? आपने चाय बनाई बड़े प्रेम से, प्यार से, ओकापुरा साहब के रास्ते, पानी को उबाला, इसका डॉक्टर साहब ढक्कन हटा दीजिए, मेरे लिए चाय आई है, तो मैं अभी गुस्ताखी करूँगा इसको पी करके, अकेला पीऊँगा, रख दीजिए। हाथ भी लगवा रहे हैं तो नाइंसाफी है। आप सबको भी बाद में बापना साहब सर्व करेंगे, ऐसी क्या बात है, तो हमेशा से चल रहा है, 12 सालों से कर। ओकापुरा साहब कहते हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति कहते हैं कि चाय में कोई अहंकार नहीं होता। अब जैसे जापानीज चाय को क्या कहते हैं, क्या लिखा है, चाओ। हम गुरुमुखी में घर में पंजाबी में बोलना जी चा लाया, चा। हिंदी में अपन कहते हैं चाय, अंग्रेजी बोलते टी। कोई मराठी सज्जन बैठे हैं, क्या बोलते हैं, चाह। सिंधी भाई साहब क्या बोलते हैं बताएं, चाय। और कोई नया नाम बोलते हैं कोई, जैन साहब, अग्रवाल साहब, कट, ये इंदौरी। और राजस्थान में छा भी बोलते थे, छा। और किसी को कुछ याद आ रहा हो? इतने सारे नाम है ना, है कि नहीं? हरियाणा में बोलते दूध पत्ती। हाँ, दूध पत्ती। अब दूध पत्ती की भी बात देखो, जो ढलता हुआ पंजाब है ना, और उभरता हुआ जो चढ़ता हुआ पंजाब है। पंजाब पहले एक था, उसके 2 टुकड़े हुए पार्टीशन में, एक हो गया चढ़ता हुआ, एक हो गया ढलता हुआ। ढलता हुआ इसलिए हुआ पाकिस्तान के पास जो है अब, क्योंकि हमारे यहाँ से जो नदियों का पानी वहाँ बहता है, तो ढलता हुआ। तो ढलते हुए पंजाब में और अब चढ़ते हुए पंजाब में भी इसको दूध पत्ती बोला जाता है। दूध पत्ती इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेचारे किसान लोग हैं, ज़्यादातर दिन भर खूब मेहनत करते हैं, बोलते पानी मत डालना, दूध में चाय पत्ती उबाल के लाओ। पानी डाल दिया। एक तवलीन फाउंडेशन में ना एक हिंदुस्तान की फेमस डाइटिशियन आई थी, तो मैंने उनको बोला कि मैं चाय पीता हूँ ना तो एसिडिटी हो जाती है। और डॉक्टर साहब आप मना करते हैं ना लोगों को? नहीं होती। नहीं, आप मना करते हो, मुझे आपका पता है, आप मना करते हो चाय कम कर दो। तो बोले कि कैसे बनती चाय आपके? मैंने कैसे? बोले यही तो गलती है, और तुम तो सरदार हो, माँ बाप पंजाब से आए होंगे इधर। मैंने कहा हाँ जी, पाकिस्तान के पंजाब से आए। माँ चाय कैसे बनाती थी? मैंने कहा वो दूध में पत्ती उबालती थी। बोले वो पियो, तुम्हें एसिडिटी नहीं होगी। और 100% ये सच हुआ। घर पे पत्नी ने बोला इतना गाढ़ी दूध पियोगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। बढ़ने दो। हाँ जी, नहीं बढ़ा। और इन्होंने, भाई साहब ने मेरा गाल ब्लेडर निकाल दिया, अब तो कोलेस्ट्रॉल और अंदर हो गया। तो कहने का अर्थ ये है कि प्यूरिटी नेवर हार्म्स। चाय में कभी अहंकार नहीं होता, ये ओकापुरा साहब कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे चाय बहुत देर तक पड़ी रहे, है ना, आपके सामने चाय रख दी, अब थोड़ी देर हो गई पड़े, तो क्या होता है ऊपर
मलाई जम गई, जम गई साहब इसमें। ये देखिए चाय जम गई, मलाई बन गई। अब हम क्या करते हैं, या तो उंगली से उठा के या चम्मच से इसको उठा के इस मलाई को इसकी दीवार से चिपका देते हैं, बिस्कुट डुबा के उससे भी निकाल देते बिस्कुट से। बहुत तरीके लोग अपनाते हैं। क्यों करा ऐसा? ओकापुरा कहता है कि देखो भाई, जिस तरह तुम, क्योंकि देखिए कि जो दार्शनिक व्यक्ति है वो हर चीज को आध्यात्म से जोड़ के जीवन जीने की कला सिखाता है। वो कहता है, ओकापुरा कहता है, जिस तरह से देखो चाय बहुत देर तक पड़ी रही और इसके ऊपर ये मलाई की परत चढ़ गई और इस मलाई को कोई पसंद नहीं करता, तुम्हारे भीतर भी अहंकार, निंदा, ईर्ष्या की परतें जम जाती हैं, पर तुम उनको हटाते नहीं हो। इसलिए जीवन में ना अब आनंद के साथ जोड़ रहे हैं, तुम्हारे पास आनंद की कमी रहती, स्कैर्सिटी रहती, तुम्हारे बैंक के अकाउंट में भले पैसे पड़े हों पर आनंद नहीं। चाय को बनाना अब जैसी आप पसंद करते हो बनाते होंगे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। चाय को सर्व करना बड़े प्रेम से, जैसे उसमें मैंने सुनाया था ना डॉक्टर पन्नू की 2 बात कि भाई आज मैंने इसमें अपना पूरा प्यार डाल दिया है, दैट इज सर्विंग। अब चाहे वो फीकी हो, चाहे वो शक्कर वाली हो या कम ज़्यादा हो, उसको बड़े प्यार से पीना है। ओकापुरा कहते हैं कि चाय पीने की ना अपनी एक जगह बनाओ, उसको चाय कक्ष कहते हैं। शांति से बैठो, पियो। जब चाय के साथ जुड़ोगे, इसको देखोगे कि इसमें क्या क्या डला है। जैसे तो इसमें आज सौंफ, इलायची, चाय पत्ती है, दूध है, घी है, और एक ही सुंदर से कप में इसको प्याला बोलते हैं। वो हैंडल वाला क्या है, वो अंग्रेजों की देन है, ये जापानियों की देन है, और हमारे यहाँ भी यही आते थे पहले। आज भी आप पंजाब में किसी गुरुद्वारे में जाएंगे ना तो प्याले में चाय सर्व होती है, कपों में नहीं होती। अब इसको पीना बड़े आराम से है, सुरूर के साथ। वाह, मज़ा आ गया, वाकई में मज़ा आ गया। भाभी जी थैंक यू फॉर दिस। बड़े आराम से इसको पीना। अब चिड़ियाएँ देख रही हैं आपको, देखो उस कहानी पे वापस लेके आते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस पुस्तक का कहीं हिंदी अनुवाद या इंग्लिश मिल जाए तो आप सबको एक एक पढ़िएगा, बहुत सुंदर किताब है। चिड़ियाएँ आ गई हैं, मैं चाय पी रहा हूँ, और वो दाने मुंह में भर के लाई हैं अपने बच्चों को खिलाने के लिए। तो ओकापुरा साहब जो है चाय के प्याले को धीरे से नीचे कर लेते हैं कि कहीं मेरी चुस्की की आवाज़ से चिड़िया का बच्चा डर न जाए, अपनी चोंच बंद न कर ले या दूसरी तरफ न कर ले और वो दाना गिर न जाए। बारीकी देखिए इसमें, स्पिरिचुअलिटी की बारीकी कि जीवन को किस तरह उन्होंने। फिर आगे कहते हैं कि मैंने चिड़ियों को किराएदार क्यों कहा, क्यों रखा? कहते हैं मैं भी तो इस पृथ्वी पर किराएदार ही हूँ। हम भले बोलते हैं मेरा घर है, मैंने बनाया, मैं इतनी प्रॉपर्टी का मालिक हूँ, बट ओकापुरा सेठ जब मैं खुद किराएदार हूँ तो तुम भी रहो ना, यहाँ खुला है। मुझे याद आती कभी कभी कि हमारा जो मंदसौर में घर है, जब मैं बचपन में रहता था मैं तो 11वीं तक रहा हूँ। चिड़ियाएँ जगह जगह ना घोंसला बना लेती थी, क्योंकि खुला बेड़ा था, चौक बेड़ा कहते हैं उसको। पर आज के घरों में फ्लैट्स हो गए हैं,
या बंद घर है। जो मेरे घर का बगीचा है, जिनके पास बगीचे हैं, वहाँ पेड़ों में आपको छोटे छोटे बड़े खूबसूरत घोंसले मिल जाएंगे जिनमें वनडे देती हैं। तो ओकापुरा साहब जो है वो अपने घर में जब चिड़ियाँ मौजूद हैं तो कोई भी ऐसा काम नहीं करते थे कि उनको तकलीफ हो। अब आपके यहाँ अगर कोई किराएदार रख रखा है तो सोचना कि आप तकलीफ देते हो क्या उनको। डॉक्टर पन्नू कहते हैं कि इस कहानी के माध्यम से ये हमें समझा रहे हैं कुकुरा कि चाय नामा केवल चाय पीना नहीं है, बल्कि ये उस सूक्ष्म संवेदनशीलता का नाम है जहाँ आप एक नन्ही सी चिड़िया के प्रति भी उतने ही आदरपूर्ण होते हैं जितने कि किसी सम्राट या बादशाह के प्रति। देखिए मेरे पास समय अब कम है, तो इसमें अब मैं ख़ास बातें आपको बताता हूँ। ये जैसे ये कालीन है, वो कहते हैं एक जगह की कालीन पर मैं बैठ कर के चाय पी हूँ। अब मैं इसको रखता हूँ, बाद में पीऊँगा, समय खराब हो। मेरा पैर इस कालीन पर है, सुंदर कालीन पर। कितना सुंदर है ये, आराम दे रहा है पैरों को। वो कहते हैं कभी इसको पलट के तो देख जिस पर बैठ करके तू चाय पी रहा है। इसको उल्टा कर, तेरे को गांठें ही गांठें दिखेंगी। होंगी कि नहीं होंगी? कभी बिछाते हो उल्टा कालीन, गांठें पीछे कर दी जाती हैं। बोले अपने भीतर भी, इनसाइड भी तेने बहुत सारी गांठें बना रखी। मैं इससे बात नहीं करूँगा, इसने मेरे को ऐसा बोला था, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊँगा, ये वैसा है। यू आर फिल्ड विथ, उन गांठों से भरे हुए हो। क्यों भरे हुए हो? क्योंकि तुम जीवन का, शरीर का, मन का, संसार का सिर्फ वो ही पहलू, वो ही व्यू देखना चाहते हो जहां पर सुंदरता सुंदरता। 5 स्टार में खाना खाने ही चाहते हो, पर कभी उस झोपड़ी में नहीं जाना चाहते जहाँ पे गरीब लाल मिर्ची के पानी के साथ रोटी खा रहा है। ये ओकापुरा साहब ने इसको एक जगह वो कहते हैं कि तुम कभी भी संपूर्णता की दौड़ में मत रहना। संसार में संपूर्णता की दौड़ में मत जाना, क्योंकि संपूर्णता की खोज करते करते एक दिन तुम ही संपूर्ण हो जाओगे और जिंदगी खराब हो जाएगी। सैन रेक्यू जो थे वहाँ के टी मास्टर जापान के, उन्होंने एक बहुत सुंदर सभ्यता की खोज की जिसको हम वाबी साबी कहते हैं। आपने सुना होगा, है ना? वाबी साबी का मतलब होता है अपूर्णता में सुंदरता को देखना। जैसे अब ये देखिए एग्जाम्पल उन्होंने दिया है तो मैं भी उठा लाया। ये कप हाथ से बना हुआ है, कुम्हारवाड़े में। रफ है, रफ है, ठीक है, प्याली जो है। तो ओकापुरा साहब कहते हैं कि ये मशीन से जो बना है, ये फीलिंग बड़ी अच्छी हाथ में दे रहा है, सीखना है ना? पर इसी को मत देखो, इसको तो रख दो, इसको पकड़ो। जो प्योर मिट्टी से बना है, इसमें कोई जोड़ने के केमिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी मिट्टी में घोल के बना दिया। फिर मिट्टी की बात करते हैं। वो कहते हैं जब ये मिट्टी का कप में चाय डाल के पियोगे ना, तो तुम्हें याद आएगा। क्या याद आएगा? इस पे लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है? मैं भी मिट्टी हूँ। ये एक वॉक विथ कंपेशन में हमने सबको दिए थे। मुझे नहीं पता कितनों ने अपने टेबल पे सजा के रखे हुए हैं,
फेंक दिए। ये मेरे टेबल पे पड़ा हुआ था आज। तो ओकोकुरा साहब कहते हैं कि तुम्हारा जो जीवन या शरीर जिससे निर्मित हुआ है, जब चाय इस प्याली में पियोगे मिट्टी की, तो तुम्हें अपनी होंद याद आ जाएगी, अपना सोर्स याद आ जाएगा। और जब सोर्स से कनेक्ट होगे, यू विल बी ऑलवेज इन जॉयफुल स्टेट ऑफ माइंड। अब मैं उनके आखिरी चैप्टर पर जा रहा हूँ, समय को देखते हुए। काफ़ी पन्ने मुझे छोड़ना पड़ रहे हैं क्योंकि ये पुस्तक इतनी सुंदर है कि एक व्यक्ति जो सैन नो रिक्यू हुए, जापान के टी मास्टर कहलाते हैं और वहाँ के सम्राट के खास सलाहकार थे, उन्होंने सम्राट की कुछ बातों की अवज्ञा की। जैसे कहा जाता है ना, तुम ये करना, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे, कूटनीतिज्ञ भी थे, विचारक भी थे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक नहीं है, मैं नहीं करूँगा। अब राजा तो राजा होता है। सम्राट ने बुला करके उनको कहा कि हमने तुम्हें जो कहा था तुमने नहीं किया। सम्राट ने ये कहा था कि जितने चाय कक्ष तुम लोगों ने बना रखे हैं, इनको बंद करो। सम्राट ने ये कहा कि चाय कक्ष में प्रवेश करते वक्त तुमने जो छोटे दरवाजे लगाए हैं, उनको बड़ा करो अगर चाय कक्ष रखना है। छोटे क्यों लगाए थे? इसलिए लगाए थे कि तुम चाय पीने जा रहे हो ना, तो तुम्हारा सिर झुक के जाए, भीतर हम्बलनेस हो कि मैं कुछ आज ऐसा पवित्र एलिक्सर को मैं पीने जा रहा हूँ। सजा दे दी गई, बड़ी अजीब सजा दी गई कि तुम आत्महत्या करोगे। अब अपने यहाँ तो फांसी की सजा दी जाती है, गोली मारी जाती है। यार मैंने तो इस किताब को पढ़ने के पहले ऐसी बात नहीं सुनी थी कि ऐसी भी सजा दी जाती है कि तुम आत्महत्या, सुसाइड करोगे तुम लोगों के साथ। तो रिक्यू साहब ने सोचा ठीक है, नो इश्यूज। बोले मैंने मेरा जीवन सुंदर जिया है, तो मेरी मृत्यु भी सुंदर होगी। चाहे तो मैं सुंदरता और आध्यात्मिकता के साथ, माइंडफुलनेस के साथ बनाता भी था और पीता भी था। तो ही ऑर्गेनाइज्ड टी कॉन्फ्रेंस, टी सेरेमनी, नॉट कॉन्फ्रेंस। लोग आए, सबको प्यालों में टी सर्व की गई। वो होने के बाद, सर्व होने के बाद, रेक्यू ने जो चोला पहन रखा था वो उतारा, घड़ी करके जमीन पर रख दिया। अब उनका जो खुद का चाय का प्याला था, जिसे वो बरसों से अपने पास रखे हुए थे, बहुत पुराना हो गया था। और आज भी जापान की एक खासियत है कि अगर कोई चाय का प्याला टूट गया है ना, तो उसको जोड़ के वापस उपयोग में लाते। राजा महाराजा या जैसे बड़े व्यक्ति होते थे, वो सोने से जोड़ते थे उसको। जापान में मान लो इसके 2 टुकड़े हो गए, तो ये क्रेक दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी दर्शन था कि हमें क्रेक देखकर याद आए कि टूटे हुए में भी पूर्णता देखी जा सकती है, खुशी देखी जा सकती है। तो उन्होंने अपना प्याला फेंक दिया, तोड़ दिया, और एक सफ़ेद चद्दर ला करके अपने उतारे हुए चोले पर रख दी कि ये मेरा कफन। एक हाथ में, लेफ्ट हैंड में, उन्होंने उस टूटे हुए प्याले में से एक नुकीला टुकड़ा लिया और राइट हैंड में उन्होंने कटार ली और सब लोगों से माफ़ी मांग करके स्वयं को खत्म कर दिया। अब ये चाय अनुष्ठान
के दौरान जो ये सभा आयोजित की गई थी, उसमें वो जो मैसेजेस दे गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। वो कहते हैं कि एक कलाकार का आत्मसम्मान किसी भी सम्राट की तलवार से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सम्राट की या आपकी रहन सहन की भव्यता के सामने, अकॉर्डिंग टू वाबी साबी, मेरे जीवन की सादगी और ये चाय का प्याला ज़्यादा कीमती है। डॉक्टर हरपाल सिंह पन्नू ने उस पर 4 लाइनें बहुत खूबसूरत लिखी है। जब वो अपने आप को कटार से ख़त्म करते हैं तो कहते हैं कि सैन रिक्यू जो टी मास्टर थे, वो जब हाथ में कटार लेते हैं तो वो ये कहते हैं कि ओ अनंतता दी देग, देग मीन्स तलवार, कटार, तेरा स्वागत। बुध राही धर्म राही अपनी तेज तार नाल तू लांगा बना देता है। इसका अर्थ ये है कि हे देग, बाद में जाकर के गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी देग को, तेग को ईश्वर से पहले याद करना सिखाया। तो वो कह रहे हैं ओ कुकुरा कि हे अनंतता की देग, तू मेरे साथ अन्याय नहीं करने जा रही। मैं जो बुद्ध की राह पर चला, मैं जो सत्य की राह पर चला, मैं जो धर्म की राह पर चला, तेरी एक तेज धार के द्वारा मैं बुद्ध तक पहुंचने का रास्ता पाने जा रहा हूँ। और अपन लोगों को तो पता लगे जी आज मरना है तो हाय तौबा मच जाए। और उन्होंने एक कविता, अंतिम मृत्यु कविता, जो ओकापुरा ने अपने प्याले को संबोधित करते हुए लिखी थी, वो कहते हैं कि 70 वर्षों से ये दुनिया मुझे देख रही है। 70 साल की उम्र में आत्महत्या की, तो कहते हैं 70 वर्षों से मैं दुनिया को देख रहा हूँ और ये दुनिया मुझे देख रही है। अब मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा, जो कहना था कह चुका। सिर्फ एक चीज़ है, इस प्याले की शांति का साथ, जिस प्याले ने मुझे जीवन भर शांत और खुश रहना सिखाया। मेरे पास यही है। और जो अंतिम शब्द मैंने बताए थे कि स्वागत है तुम्हारा ओ मृत्यु की तलवार, बुद्ध के इस प्याले में अब कोई हलचल नहीं है, सिर्फ खामोशी है। और डॉक्टर पन्नू ने जब इसको आनंद के साथ जोड़ा, तो चूँकि मेरा दिमाग भी जॉय में तो बहुत चलता रहता, तो मैंने कहा कि वो जो खामोशी का रास्ता जीते जी सैन रिक्यू और ओकोकुरा ने पाया, वो ही रियल एब्सोल्यूट जॉय का रास्ता है। इस चीज़ को मैंने विजडम ऑफ जॉय किताब में भी लिखा है। तो जॉय का जो अंतिम शिखर है, आनंद का जो अंतिम शिखर है, वो खामोशी है। इंसान या तो बहुत दुख में होगा तो खामोश हो जाता है, और जब पूर्ण आनंद को प्राप्त होता है ना, तो भी आनंद, तो भी खामोश होता है। बुद्ध जब एनलाइटन हो गए तो क्या हुआ, जो कोई पूछता था प्रश्न, चुप रहते थे, क्योंकि वो खामोशी जो है वो ही आंसर्स क्रिएट करती है दुनिया में, वर्ल्ड में। क्या आंसर देती कि जो तुम प्रश्न पूछ रहे हो ना, ये मूर्खता वाला प्रश्न। चाय का एक पवित्र प्याला वह पवित्र ठहराव है जहाँ दुनिया का सारा शोर थम जाता है। क्या ऐसा आप फील कर सकते हो कभी कि चाय के साथ मोबाइल चलाते रहती हो या बातें करते रहते हो, डांटते रहते हो किसी को? मैंने अभी लिंक्डइन पर एक पोस्ट डाली थी कि हाउ टी कैन बी ए गुड सोर्स ऑफ
और बेटर सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इस किताब को पढ़ने के बाद कैसे चाय हमारे घर में आनंद का रास्ता बन सकती है। और चाय को वो बताते हैं कि एसिडिटी नहीं करती है। एसिडिटी कौन करता है सुन लेना डॉक्टर साहब, मन की अशांति, यहाँ का तनाव। 100%। खाने पीने की कोई वस्तु खराब नहीं है जो ईश्वर ने निर्मित की। ओकाकुरा का अंतिम संदेश सच्ची विलासिता, लग्जरी, सादगी में है, प्रदर्शन में नहीं। और जीवन एक महान यात्रा नहीं है, जीवन तो छोटी छोटी सुंदरताओं का कलेक्शन है, संग्रह है। आप सबका धन्यवाद। चाय पे इतने विस्तार से चर्चा शायद पहली बार हुई। हम लोग सब बचपन से ही चाय का आनंद ले रहे हैं, तो